डर के लिए जिम्मेदार होता है आदमी का मन। मन कुछ कम नहीं है, सैकड़ों ऊहापोह से भरा एक पूरा महाभारत। कैसे अधिक धन जोड़ें, कैसे उस अधिक धन को आयकर से छिपाएं और कैसे उसे ढूंढ निकालने वाली आंखों से बचा कर रखें। तस्करी, काला धन, कर चोरी, लुका छिपी का खेल सब इसलिए होता है। पर क्या ये खेल बचा पाता उसे? सारी सतर्कता नपुंसक होकर रह जाती है और खोजने वाले खोज ही लेते हैं छिपे धन को। धरती के अंदर से, दीवारों के पीछे, मंदिरों के कोनों और बंद अंधेरे कमरों से आदमी लाख यत्न करे पर उसके प्रयत्नों की बैसाखी कोई काम नहीं आती। मैली कुचैली जैकेटों के मुंह खुल जाते हैं, जूतों के तले उधड़ जाते हैं, दीवारों में छेद हो जाते हैं, छिपा हुआ धन या काली लक्ष्मी बाहर आ ही जाती है। इस अंदर वाली लक्ष्मी को बाहर लाने की प्रक्रिया क्या होती है? मैंने इस लुका छिपी के खेल में दिलचस्पी लेते हुए पूछा एक दिन अपने पति से। इस रोमांचक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हथियार तलाशी है। हर तलाशी के पीछे एक लंबी तैयारी, पुष्ट योजना, कार्यकुशलता तथा निर्णय संबंधी दूरदर्शिता रहती है। ठाकुर ने जवाब दिया, और खबर के बिना कोई तलाशी शुरू की ही नहीं जा सकती। मैंने पूछा, खबर क्या उसके रिश्तेदार, सगे भाई बहन, पड़ोसी और उसके असंतुष्ट कर्मचारी या अधीनस्थ लोग देते हैं? स्पर्धा की दौड़ में लगा कोई अन्य व्यापारी भी हो सकता है और कभी कभी खबर लालच के कारण भी दी जाती है, क्योंकि सफल तलाशी के बाद कुछ प्रतिशत लाभ खबर देने वाले को भी मिलता है, इन्होंने बताया। तो क्या खबर केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है? सामाजिक अन्याय हो रहा है इसलिए उसे खत्म होना चाहिए, इसलिए नहीं दी जाती? मैंने पूछा। कभी कभी खबर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल वैमनस्य की आग बुझाने के लिए दी जाती है। सामाजिक अन्याय को खत्म करने की भावना केवल 1 या 2% में ही होती है। मैंने कहा, अब मुझे समझ में आया कि आप हर बार आयकर के छापे के पहले इतने टेंस क्यों हो जाते हैं और देर देर से ऑफिस से क्यों लौटते हैं। ये छापा उस कच्चे अंडे की तरह नहीं होता जिसे किसी ने अपनी जेब में रख लिया हो और जिसे अचानक मौका देखकर बाहर निकालकर उस व्यक्ति के सर पर दे मारे जिसके यहाँ तलाशी हो रही है। हाँ, ऐसी चाल से पार्टी को शर्मिंदा तो किया जा सकता है, किंतु उससे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं रखी जा सकती। इसलिए पूरी तैयारी, पूरी जासूसी रखी जाती है। हम चौंकाते हैं, त्रस्त भी करते हैं, पर मूलतः मैत्री भाव को स्थिर रखकर काम करते हैं, तभी हमें अधिकांशतः उनका सहयोग भी मिलता है। दूसरे ही दिन अखबारों में पढ़ा कि बंबई में बहुत बड़े पैमाने पर हुंडी रेड्स हुई है। ये पहली बार था जब एक व्यापारिक संस्थान के कई ठिकानों पर बंबई में भी और बाहर भी एक साथ एक समय पर छापे डाले गए थे। अब मुझे पता चला कि ठाकुर अचानक किस काम में इतने व्यस्त हो गए थे। हुंडी बेनामी 2 नंबर की भी हो सकती है, जिससे पैसा लेना होता है। उससे स्टैम्प पेपर पर या सादे कागज पर लिखवा लेते हैं कि इतना पैसा अमुक पार्टी का अमुक को देना है। यदि इस हुंडी का प्रमाण 1 नंबर की बुक में नहीं हो तो वह बेनामी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के पकड़े जाने से पता चल जाता है कि अघोषित कारोबार कहाँ किसके साथ हो रहा है। इस हुंडी रेड्स के दौरान एक दिन बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। रात के करीब 11 बजे तक ये ऑफिस से नहीं आए थे। मुझे चिंता होने लगी कि पता नहीं कहाँ हैं। जिन दिनों रेड्स चलती थी, चिंता होना स्वाभाविक भी हो जाता था। उस दिन भी मैं बालकनी में खड़ी इंतजार कर रही थी। मेरी आदत थी
कि जब तक घर में सब आ नहीं जाएं, मैं सो नहीं पाती थी, चाहे रात के 2 या 3 ही क्यों ना बज जाएं। खैर, रात 11:30 के करीब अपने 5-6 साथियों के साथ ये आए। साथ में धोती कुर्ता पहने एक बुढ़ा सा आदमी था। दरवाजा खोला तो सब एकदम उस आदमी को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। बुढ़े की एक झलक ही देख पाई, वह बहुत घबराया हुआ था। इन लोगों ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। मुझसे बोले, सब लोग खाना यहीं खाएंगे, जल्दी से कुछ बना दो। खाना आधी रात को बनाने में भी कुछ नई बात नहीं थी। कई बार तो मुझे सोते से उठाकर भी इन्होंने बताया कि 4-5 आदमी खाना खाएंगे, तो बिना किसी ना नुकुर के मैं रसोई में लग जाती थी, ये सोचकर कि बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं, काम करना तो पड़ेगा ही, हंसकर ही क्यों ना करूं। मैं समझ गई कि कुछ परेशानी की बात है। इतनी रात गए इतने अधिकारी एक साथ एक अजनबी बुढ़े को लेकर घर में आए हैं, खाना वगैरह भी सब खाएंगे, तो अवश्य ही मामला कुछ गंभीर है। खैर, ड्राइंग रूम बंद था, अंदर क्या हो रहा है ये तो नहीं मालूम पड़ रहा था, किंतु कभी कभी 1-2 अधिकारी बाहर भी आ जाते और आपस में फुसफुसाकर बात करते। मेरे कान में अचानक आवाज पड़ी, यार बुढ़ा कहीं मर ना जाए। अब तो मुझे भी चिंता हुई। पूरी बात तो मैं जानती नहीं थी, किंतु इस एक वाक्य ने कि कहीं बुढ़ा मर ना जाए मुझे आशंकित कर दिया। खाना बनाती जा रही थी और इन पर खींचती भी जा रही थी कि इतनी रिस्क लेने की क्या जरूरत है, जिस काम को करेंगे उसमें इतना डूब जाएंगे। अब पता नहीं ये बुढ़ा कौन है, कहाँ से आया है और ऑफिस ना ले जाकर उसे यहाँ क्यों लाए हैं। अनेक आशंकाएं थीं, परंतु पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। कमरा बंद था, कोई गोपनीय बात ही होगी। खैर, खाना बन गया, सबने खाया पिया। मुझसे कहा गया एक व्यक्ति का खाना थाली कटोरी में लगा दें, क्योंकि वह व्यक्ति प्लेट में खाना नहीं खाएगा। मैं समझ गई कि थाली कटोरी बुढ़े के लिए लगवाई जा रही है। रात के 2 बजे तक ड्राइंग रूम में सब जुटे रहे। 2:30 बजे के करीब उस बुढ़े व्यक्ति को लेकर सब लोग फिर वापस चले गए, ये कहकर कि अभी आते हैं, फिक्र की बात नहीं है। किंतु फिक्र चिंता क्या करने से होती है, ये जानते हुए भी जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं? उस रात 4 बजे सुबह ठाकुर लौटे। मैं इंतजार ही कर रही थी। इस बार ये अकेले थे। इनके मुख पर आश्वस्ति और मुस्कान थी। सारा किस्सा दूसरे दिन मालूम पड़ा। हुआ ऐसे कि एक दिन रेड्स के दौरान सवेरे सवेरे जैसे ही चिड़ियों ने वृक्षों पर बोलना शुरू किया और रास्ते में लैंप पोस्टों के नीचे अखबारों के थोक विक्रेता अपने हॉकर्स के बीच अखबारों के वितरण में लगे, वैसे ही वार्डन रोड स्थित दिव्यांग पटेल के घर पर ठाकुर और उनके साथी पहुंच गए। पहुंचते ही एकदम एक विचार दिमाग में फ्लैश की तरह कौंधा कि सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी हो और फ्लैट मालिक बिस्तर से निकला भी ना हो, उस समय जाकर कोई घंटी बजाए दरवाजा खोलने के लिए, तो क्या कोई दरवाजा खोल देगा? शायद नहीं। इसलिए एक तरकीब सोची गई। चौथे माले के सब फ्लैटों के बंद दरवाजों के सामने दूध की बोतलें रखी रहती हैं। ऐसा बंबई का सिस्टम है। जब मालिक उठते हैं, दरवाजा खोलकर दूध की बोतलें उठा लेते हैं। ठाकुर ने साथ आई लेडी ऑफिसर को संकेत दिया कि कॉल बेल बजा दे, और जैसे ही अंदर से कोई पूछे कि कौन है, झट से बोल दे कि अरे बहन जी, आपकी तो सारी बोतलें ही टूट गईं। ऐसा ही हुआ था। घंटी दबाते ही एक नारी स्वर भीतर से गुजराती भाषा में बोली, कोड। लेडी ऑफिसर ने तपाक से बोल दिया, अरे बहन जी,
आपकी तो सारी बोतलें टूट गईं। दूध पानी की तरह बह रहा है। घर की स्वामिनी ये सुनते ही कैसे रुकती। झट से फ्लैट का दरवाजा खुल गया, पर बोतलें तो सबकी सब साबुत थीं। उसने अब तो नजर घुमाई तो स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं, साथ में मुंह भी खुल गया। भारी आश्चर्य और आशंका से उसने एक हथेली से अपना मुंह ढक लिया। बेहद बौखलाकर वह धड़ाक से दरवाजा बंद करना चाहती थी, पर दरवाजे पर तो पैर अड़ा हुआ था। विवश होकर पूछा, कोड़ हो तमे दिव्यांग ना दोस्तार छो? तमे ना दिव्यांग जल्दी आवजो, जो वो तो कोड़ छे। खैर दिव्यांग पटेल आए। साथ में निकले उनके पिताजी, जो आते ही सोफे में धंस गए। पिताजी बिल्कुल खामोश और तटस्थ बैठे थे। वह दिखने में ही तटस्थ दिख रहे थे, पर वैसे तटस्थ नहीं थे। उनकी आंखें गोल चश्मे के फ्रेम के पीछे से अत्यधिक सचेत होकर इधर उधर देखे जा रही थी। स्वयं दिव्यांग पटेल बहुत नाराज थे। अपने नाइट गाउन की नॉट वह 2 बार खोलकर बंद कर चुके थे। बहुत हील हुज्जत करने के बाद पटेल साहब शांत होकर बैठे, किंतु उनकी पत्नी फिर भी बाधा डालती रही। ठाकुर ने बताया एक कमरा बंद था, उसके दरवाजे को उन्होंने खुलवाना चाहा तो मिसेस पटेल ने बताया देवर का कमरा है। देवर की अभी अभी शादी हुई है, सो रहा है। इतने में अंदर से कागज जलने की सी बदबू आई। सबने दरवाजा खोलने के लिए बार बार कहा, किंतु दरवाजा नहीं खुला। दिव्यांग ने भी जोर जोर से कहा, शैलेश तमे समझो। उसके 2-3 बार इस वाक्य को दोहराने से और समझो शब्द को बार बार जोर देकर कहने से समझ में आ गया कि सांकेतिक रूप से कोई सलाह दी जा रही है। क्या हो सकती है वह सलाह? इधर दरवाजा धक्का देने के बावजूद नहीं खुल रहा था। बंद दरवाजे के उस ओर क्या हो रहा था, आसानी से कल्पना की जा सकती थी। दैनी हड़बड़ी के साथ जुटे होंगे पति पत्नी दोनों कागज जलाने में। उनके इस निजी कमरे में मिट्टी का तेल तो था नहीं, अन्यथा फाइलें फटाफट जल जाती। कागज का टुकड़ा तो जल्दी जल जाता है, शायद मोटी फाइलें होंगी, वह फटाफट कैसे जलती? अचानक एग्जॉस्ट फैन चल पड़ा, धुआं बाहर निकालने के लिए। विवाह के बाद लोगों ने भांति भांति की सलाहें उन पति पत्नी को दी ही होंगी, पर किसी ने नहीं सुझाया होगा कि मोटी मोटी फाइलों और कागजों को अचानक अगर फटाफट जलाना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उधर दरवाजे को लगातार पीटा जा रहा था। आखिर अंदर से आवाज आई, बस 1 मिनट भाई साहब, मनीषा कपड़े बदल रही है। बाथरूम से फ्लश खींचने की आवाज आई और उसके 2 मिनट बाद ही शयन कक्ष के बंद दरवाजे खुल गए। कमरे की तलाशी के लिए सभी इधर उधर फैल गए। अटैच्ड बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोला गया, कागज जलने की कसैली गंध कमरे में भर गई। ये गंध तो तेज से तेज जुकाम पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी पहचानी जा सकती थी। एग्जॉस्ट फैन हालांकि अभी भी चल रहा था, धुआं धुआं करता हुआ। फ्लश अभी अभी चलाया गया है, इस बात का ऐलान करता फ्लश की खाली टंकी के अंदर का नल चालू होकर खरखरा रहा था। संडास में जली हुई फाइलों की सारी खाक तो फ्लश हो गई थी, किंतु टीन की बनी फाइलों की दोनों क्लिपें तेज पानी के थपेड़े खाकर भी पॉट में मौजूद थी। यह अलग बात थी कि उन आग ने उन क्लिपों को झुलसाकर खराब कर दिया था, लेकिन वे मौजूद थी आड़ी टेढ़ी तिरछी होकर भी, और उसी प्रकार पॉट में फंसकर रह गई थी, जैसे मछली खाने वाले अनाड़ी के गले में उसका कांटा फंस जाता है।
किसी भी प्रकार के सबूत को नष्ट करना कितना संगीन जुर्म है, यह दिव्यांग पटेल और शैलेश भाई दोनों समझ रहे थे। इसीलिए अब उनकी बोलती बंद हो गई थी। पति और देवर की चुप्पी देखकर अब तक बिजली बरसाती गृह स्वामिनी की नजरें भी झुक गई और वह पति के पास सिमट कर रह गई। इस दौर का यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। दिव्यांग पटेल ने जब अपने भाई को जोर जोर से दरवाजे के बाहर से कहा था, तमे समझो, उस समय के समझो का अर्थ बाद में अब जाकर पता चला। रहस्य की वह गुत्थी अब अनावृत हुई। ऊपर आने से पहले ठाकुर ने अपने एक सहयोगी को बिल्डिंग कंपाउंड के पीछे की ओर, जहां फ्लैट्स की खिड़कियां खुलती थीं, रहने के लिए कहा था। टीपी साहब के आदेश का आंख मूंद कर पालन करते करते पिछवाड़े खड़े वह बोर हो रहा था। कहाँ तो वह किसी हाई एक्शन की आशा में वहां आया था और कहाँ उसे सूने अकेले पिछवाड़े में खड़ा कर दिया गया था। चौथे माले की खिड़कियों और बालकनियों की ओर ताकते ताकते वह थक गया था। पिछवाड़े की दीवार से टिककर खड़ा हो गया कि ईश्वर ने दया की। पहले तो उसे लगा किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है उसके सिर के ठीक ऊपर। अगले ही क्षण वह समझ गया कि दक्षिण में खड़े रहने की दक्षिणा मिल गई है उसे। सिर पर थप्पड़ नहीं बल्कि कागजात गिरे थे। खोपड़ी पर सीधे और भारी चोट देने के बाद कागजात और फाइलें बिखर गई चारों तरफ। आश्चर्य और प्रसन्नता के तीव्र आवेग के साथ उसने उन्हें बिखरे मोतियों की तरह उठा लिया। साथ साथ ऊपर चौथे माले की ओर भी नजर गड़ाई। ऊपर खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं। सलाखों के कारण सलाखों के मालिक बाहर झांककर देख नहीं सकते थे कि जो कागजात वे फेंक रहे हैं वे ऐन कहां पर गिर रहे हैं। हाँ, सलाखों के बीच से पार करके कागजात को बाहर फेंकने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। काश वे देख पाते कि कागजात कहां गिरे। संयोग का सिर्फ एक चमत्कार, कागजात उसी तरह झोली में आ गिरे जैसे छप्पर फाड़कर लक्ष्मी बरसी हो। वह उन्हें लेकर ऊपर आया। उन्हें देखकर पटेल फैमिली के सभी छोटे बड़ों के चेहरों पर मायूसी छा गई। उधर अधिकारियों के चेहरों पर गंभीर प्रसन्नता थिरक उठी। उन्होंने उन महत्वपूर्ण फाइलों और कागजातों को अपने कब्जे में लेकर पटेल फैमिली का धन्यवाद किया और सीढ़ियों से उतर सारा सामान टैक्सियों में रखवाकर चल पड़े वापस दफ्तर की ओर। रास्ते में एक जगह और कालवा देवी से किसी के ऑफिस से, जहां रेड चल रही थी, कुछ खबर इकट्ठा करनी थी। शाम का सूरज ढल रहा था। आकाश में तारे झिलमिलाने लगे थे। सड़कों पर काफी भीड़ थी। वैसे भी बंबई में कालवा देवी क्षेत्र में शाम के समय बहुत भीड़ हो जाती है। सड़कों पर कंधे से कंधा छिलता है। रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी तो चींटी की चाल से चलती है, क्योंकि कहीं ठेला गाड़ी तो कहीं झल्ली वाले मजदूरों और रास्ता चलतों की भीड़ तो रुकावटें खड़ी कर देती हैं। खैर, निर्दिष्ट स्थान से जो खबर लेनी थी लेकर आयकर ऑफिस पहुंचे और कागजों तथा फाइलों का बंडल निकालने के लिए जो डिक्की खोली तो पाया कि डिक्की में कुछ नहीं था। वह खाली थी। सबके मुंह फक हो गए, जैसे एक क्षण में हवा की तेज झोंके से पत्ते पेड़ से भरभरा कर झड़ गए हों। ये क्या हो गया? सामान तो सब सामने ही रखाया था, फिर कहाँ गायब हो गया? जरूर पटेल ने कोई चालाकी की है। अपने को बहुत चालाक समझता है। जरूर टैक्सी वाले को इशारों में कुछ समझा दिया होगा। जब कालवा देवी में गाड़ी चींटी की चाल से चल रही थी, वहीं किसी ने डिक्की खोलकर सामान निकाल लिया होगा। अवश्य ही ड्राइवर मिला हुआ होगा। उसने डिक्की ठीक से बंद ही नहीं की होगी। अंदर गाड़ी में बैठे लोग अपनी सफलता की खुशी में
बातों में लगे थे। किसी का भी ध्यान डिक्की की तरफ जाने का सवाल ही नहीं था। पर अब क्या किया जाए? दिव्यांग पटेल के यहाँ तो लंबी चौड़ी फेहरिस्त बनाकर दे आए हैं कि क्या क्या सामान साथ लिए जा रहे हैं और क्या क्या सील करे जा रहे हैं। यदि सामान नहीं मिला तो क्या होगा, सोचकर ही कपकपी छूट रही थी। निराश होकर बैठने से तो काम चलेगा नहीं, हाथ पांव तो मारने ही होंगे। सोचकर दोबारा कमर कसी गई, ये पता लगाने के लिए कि कागज गए कहां। आखिर ठाकुर की मारवाड़ी बुद्धि ने ही रास्ता निकाला। कहा, मालिक का सबसे विश्वस्त आदमी उसका मुनीम होता है, क्यों ना उसी को पकड़ा जाए और भेद निकलवाया जाए। मुनीम जी कालवा देवी में ही रहते थे। बस दोबारा रात के सन्नाटे में कालवा देवी की ओर मुड़े। मुनीम जी को नीचे बुलाया और पकड़कर ले आए अपने घर पैडर रोड। वह बुढ़ा आदमी जो उस रात लाया गया था वही मुनीम था, जो नर्वस होकर थर थर कांप रहा था।